हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से एक नया चैप्टर यहां पे समराइज करने वाले हैं, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस। तो ये आपका लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 भी विद इन 20 मिनट्स के अंदर में अमेजिंग तरीके से यहां पे हम समराइज करेंगे इस चैप्टर को। बहुत सारे फ्लो चार्ट्स लेके आया हूं जो आपकी हेल्प करेगा इस पूरे चैप्टर को नेक्स्ट लेवल में यहां पे समराइज करने में, और हर एक पॉइंट आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, जितने भी कंसेप्चुअल पोर्शन है। तो सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड अगर आप इसे पेड पे देख रहे हो तो फटाफट से अपना फीडबैक जरूर भी यहां पे दीजिए। तो सेशन बड़ा ही अमेजिंग होने वाला है। पूरा चैप्टर एक ही सेशन के अंदर में आपका समराइज होगा नेक्स्ट लेवल तरीके से, क्योंकि मैं आपके लिए सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे बहुत सारे फ्लो चार्ट्स। इस फ्लो चार्ट्स के अंदर में सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो चलते हैं यहां पे सेशन को स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर नंबर 2 यहां पे हम करते हैं अमेजिंग तरीके से मैकमिलन की समरी। आप सभी को पता है सर, हमारी मैकमिलन की समरी चल रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आपके फर्स्ट और सेकंड हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर यहां पे रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस होने वाला है, जिसमें लेक्चर नंबर 3 है मैकमिलन की समरी यहां पे अब आपकी होगी। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई भी यहां पे डाउट है तो फील फ्री टू बी आस्क मी इन द चैट बॉक्स। इधर मी और माय टीचिंग असिस्टेंट्स विल रिजॉल्व योर ईच एंड एवरी डाउट। सो यहां पे देख सकते हो आप, बहुत सारे मैं फ्लो चार्ट्स लेके आया हूं। फ्लो चार्ट्स के अंदर में हर एक पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। सो ये सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पूरा चैप्टर 20 मिनट्स के अंदर में आपका क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट वो भी ये नेक्स्ट लेवल की क्लासेस कर पाए अमेजिंग तरीके से। पूरा चैप्टर यहां पे विद इन 20 मिनट्स के अंदर में समराइज कर पाए। सो हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट आता है क्या, पावर ऑफ इशू डायरेक्शन। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हमारे पास क्या है, दिया गया है कुछ यहां पे पावर दी गई है। अंडर द वेरियस सेक्शंस वो क्या कर सकते हैं, यहां पे डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के डायरेक्शन। तो सेक्शन 21A और सेक्शन 35A, सेक्शन 21 और सेक्शन 35 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर देती है कि वो डायरेक्शंस को इशू कर सकती है। वो डायरेक्शन कौन से नेचर की होगी, तो उसमें आपका सेकंड पॉइंट आता है। नेचर ऑफ डायरेक्शन की बात करूं तो सेक्शन 21A के अंदर में डायरेक्शन किस नेचर का होगा, तो सेक्शन 21A के अंदर में जो डायरेक्शन होगा वो एडवांसेस को कैसे रेगुलेट करना है इससे रिलेटेड होगा। और आपका सेक्शन 35A से जो डायरेक्शन आपका है, ये सेक्शन में आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डायरेक्शन बैंकिंग कंपनी को दे सकती है कि ओवरऑल हम किस तरीके से यहां पे बैंकिंग बिजनेस को गवर्न करें, मैनेज करें, वो आपका सेक्शन 35A यहां पे डील करता है। बाद में मैं आपको बताता हूं 2016 में जब इंडियन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 आया था, तो उस टाइम पे हमारे पास बैंकिंग कंपनी के जितने भी डिस्ट्रेस्ड एसेट थे उसको किस तरीके से मैनेज करें, उनको परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे बनाएं, इससे रिलेटेड कोई भी रेगुलेशन आईबीसी कोड में नहीं दिया गया। तो वहां पे हमारे पास अमेंडमेंट एक्ट आया था 2017 में, जिसके अंदर में 2 सेक्शंस को लाए गए। वो सेक्शन है आपके सेक्शन 35AA और सेक्शन 35AB। क्या कहता है हमारे पास कि बैंकिंग रेगुलेशन जो अमेंडमेंट एक्ट हमारे पास आया था, तो वो 2 सेक्शन को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 35AA और सेकंड है हमारे पास सेक्शन 35AB। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर दिया गया है कि वो डायरेक्टली इंटरवीन करे, जो भी बैड लोन के केसेस है डायरेक्टली डील करे। इसमें हमारे पास 2 सेक्शन इंपॉर्टेंटली हमारे पास कवर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। समझिएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स हमारे पास क्या कहता है। डिपॉजिट्स का मतलब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि मैंने जब आपको फर्स्ट सेशन में ये पूछा था कि आप किसी यहां पे बैंक के पास डिपॉजिट रखना चाहोगे या आप मेरे निधि कंपनी में रखना चाहोगे, तो आप सभी का पहला क्वेश्चन यही था कि सर आपके पास नहीं रखेंगे, आप गवर्न नहीं होते। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट्स होगा वो कहीं ना कहीं रिस्कीनेस है। तो इस चीज को देखते हुए ये जो आपने कंसर्न रेज किया, इस पर रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स क्या कहते हैं आपका कि जितने भी डिपॉजिट्स यहां पे जो भी यहां पे एक्सेप्ट करती है बैंक, इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, वो ऑलरेडी आपका कवर होता है अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन स्कीम, जिसे कौन एडमिनिस्टर करता है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास स्पेसिफिक पावर दी गई है कि यहां पे डीआईसीजीसी के अंदर में सारे बैंक के डिपॉजिट्स को गवर्न करे, और इसमें सभी बैंकिंग कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तभी वो सारे डिपॉजिट्स गवर्न होते हैं। सर क्या फायदा है, कल को अगर कोई बैंकिंग कंपनी लिक्विडेट होती है ना, कल को अगर कोई बैंकिंग कंपनी लिक्विडेट होती है तो डीआईसीजीसी
पर डिपॉजिटर 5 लाख रुपए तक का यहां पे क्या देती है, इंश्योरेंस देती है। विद इन 90 डेज के अंदर में ये पैसा रिफंड कर दिया जाता है डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक की, 5 लाख पर डिपॉजिटर। हमारे पास ये पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, एज पर डीआईसीजीसी अमेंडमेंट एक्ट, डीआईसीजीसी अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है 2021 का, कि 5 लाख रुपए तक का ये रिटर्नेबल होगा बाय अ बैंक टू अ अकाउंट होल्डर विद इन अ व्हाट 90 डेज, 90 दिन के अंदर अंदर 5 लाख रुपए पर डिपॉजिटर वापस कर दिया जाएगा अगर कोई भी बैंक लिक्विडेशन में जाती है या कोई मोरेटोरियम पीरियड यहां पे इंपोज होता है, अमेलगमेशन होती है, कोई भी सिनेरियो में जहां पे बैंक के पास सफिशिएंट एसेट नहीं है, तो डीआईसीजीसी यहां पे क्या देती है, इंश्योरेंस यहां पे प्रोवाइड करती है। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए था, बाद में इसे 5 लाख रुपए कर दिया गया। तो आपका ये फ्लो चार्ट्स के अंदर में सारे ही पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। क्या आप सभी को मजा आ रहा है ना? यस। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हाईली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। समझिएगा, ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका इससे गवर्न करता है सेक्शन 26 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका गवर्न करता है सेक्शन 26 में रिटर्न्स ऑन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। इसमें हमारे पास क्या है, जितने भी बैंक्स हैं इन्हें फाइल करना पड़ेगा एक रिटर्न हर साल, एक रिटर्न हर साल इनको फाइल करना पड़ेगा रिलेटेड टू अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 26 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब सर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, कि वो सारे डिपॉजिट्स जो कि पिछले 10 सालों से क्या है, इनऑपरेटिव है, यानी जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उसको हमारे पास क्या करना, उसकी पूरी डिटेल निकाल के एक रिटर्न फाइल करना हर साल के कैलेंडर ईयर में 30 दिन के अंदर में। पहले अनक्लेम्ड का मतलब समझो, यानी कोई डिपॉजिट जो पिछले 10 साल से ऑपरेशन में नहीं है, ना तो उसमें विड्रॉल हुआ है, ना तो कोई एक्स्ट्रा यहां पे ऐड किया गया अमाउंट, इनऑपरेटिव अकाउंट्स है जो 10 साल से इनऑपरेटिव हैं। अब ये सारे अकाउंट को अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स अकाउंट बोला जाता है, जिसकी पूरी डिटेल हर एक बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी पड़ती है विद इन 30 डेज ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कि ये जो पूरी रिटर्न है ये 30 दिन के अंदर में फाइल करनी पड़ती है ऑफ द ईच कैलेंडर ईयर। कब से आपका, जब से ये हमारे पास 10 ईयर का पीरियड एक्सपायर होता है। इसमें हमारे पास वो सारे कवर हो गए डिपॉजिट जो पिछले 10 सालों से गवर्न नहीं है, तो इसकी पूरी एक रिटर्न बना के देनी पड़ती है, किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अगर फिक्स डिपॉजिट्स है तो फिक्स डिपॉजिट तो 5 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर कोई फिक्स डिपॉजिट्स है तो 10 साल का पीरियड कब से काउंट होना स्टार्ट होगा, यानी ये एफडी आपका इनऑपरेटिव कब से माना जाएगा, जब से ये एफडी मैच्योर हुआ, चाहे वो 5 साल का था, 10 साल का था। जैसे ही एफडी मैच्योर हुआ और अगले 10 साल तक के लिए ये इनऑपरेटिव रहा, इसका विड्रॉल ना हुआ, ना ही रीन्यू हुआ, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये भी आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स बन जाएगा। और इस सिनेरियो में क्या करना पड़ेगा, इसकी भी डिटेल यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी हर एक बैंक को। तो आपका एफडी के केस में जो पीरियड ऑफ 10 इयर्स है वो कब से स्टार्ट होगा, जब से आपका वो यहां पे डिपॉजिट्स क्या हुआ है, मैच्योर हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर टू रिमिट डेट। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं ये स्पेसिफिक पॉइंट क्या कहता है। इस पॉइंट के अंदर में हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनीज एक्ट का भी इसमें पॉइंट लगता है। देखो, अगर कोई भी डायरेक्टर यहां पे कोई लोन लेना चाहता है, मैं आपको पहले कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बताता हूं। कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, अंडर सेक्शन 185, अंडर सेक्शन 185 क्या कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर को लोन चाहिए, अगर कोई डायरेक्टर को लोन चाहिए तो वो डायरेक्टर को लोन यहां पे मिल जाता है। ठीक है, डायरेक्टर लोन यहां पे अप्रूव्ड हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अप्रूवल कौन देगी, बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, यहां पे वो डायरेक्टर का लोन अप्रूव हो जाता है। लेकिन बैंकिंग कंपनीज के कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिनेरियो अलग है। यहां पे क्या कहता है कि अगर कोई भी रिमिट करना है, अगर कोई भी पेमेंट करना है किसी भी डायरेक्टर को एज अ वे ऑफ लोन, तो वो अलाउड ही नहीं है जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन ना हो। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन है तो आप कोई भी लोन की रिमिटेंस कर सकते हो, किसी डायरेक्टर को दे सकते हो टू द एक्सटेंट जितना परमिशन मिला है। लेकिन आपके माइंड में यह आया कि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है 185 में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और उसके बाद लोन रिमिटेंस हो जाएगी। यह बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना, ऐसा कुछ रखे भी हो और आपने ये सोच के रिमिटेंस ऑफ लोन कर भी दिया,
वो पूरा का पूरा वाइड माना जाएगा। क्या कहता है कि अगर कोई भी यहां पे डेट को या लोन को रिमिट करना चाहते हो किसी भी बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर के, तो यहां पे आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंडर सेक्शन 20A। सेक्शन 21A कहता है कि अगर कोई भी डायरेक्टर लोन लेना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे परमिशन ले? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन ले। और अगर आपने ये सोचा कि सेक्शन हम बैंकिंग कंपनी है तो सेक्शन 185 लगेगा, और सेक्शन 185 तो साफ साफ कह रहा है कि भाई बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और लोन यहां पे मिल जाएगा किसी भी डायरेक्टर को। तो अगर आपने ये सोच के कोई लोन रिमिट कर दिया और आपने सेक्शन 20A की कॉन्ट्रामेशन की, तो ये पूरा का पूरा लोन और रिमिटेंस आपका क्या माना जाएगा? वाइड माना जाएगा, और इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो मजा आया आपका? एक ही स्लाइड के अंदर में इतना बड़ा सेक्शन आपका यहां पे कवर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मैं इस पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करवाने वाला हूं। हमारे पास क्या कहता है कि 1964 तक ना कोई भी लोन आपका यहां पे रेगुलेट नहीं होता था, यानी लोन के ऊपर नहीं, डिपॉजिट के ऊपर में कोई भी इंटरेस्ट रेगुलेट नहीं होता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन 1964 के बाद डिपॉजिट्स पे कितना इंटरेस्ट देना है ये रेगुलेट करती है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें हमारे पास ना दो टाइप के रेट्स आते हैं। इंटरेस्ट रेट्स की बात करूं तो एक आपका आता है नॉर्मल रेट, एक हमारे पास कौन सा रेट होता है? एक आपका होता है यहां पे नॉर्मल रेट, और एक आपका होता है डिफरेंशियल रेट। क्या होता है जी? एक आपका होता है नॉर्मल रेट और एक होता है डिफरेंशियल रेट। नॉर्मल रेट ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करती है, जो कि हर एक बैंक के लिए हमारे पास क्या होगा? फिक्स रहेगा। लेकिन डिफरेंशियल रेट आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर में? कि आपके पास कितना डिपॉजिट्स यहां पर रिसीव हुआ, डिपॉजिट्स का अमाउंट कितना है प्लस उसका टेन्योर कितना है, उसके बेसिस पे आप यहां पे नॉर्मल रेट से कुछ अलग रेट यहां पे डिपॉजिट होल्डर को ऑफर कर सकते हो। आइए देखते हैं हमारे पास इससे रिलेटेड पॉइंट। कहता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रेगुलेटेड नहीं होता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंटिल 1964। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास स्पेशल पावर दी गई है कि वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहां पे दे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं बैंकिंग कंपनी के लिए कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। समझिएगा, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, कुछ सर्टेन क्लास ऑफ बैंक के लिए, कुछ सर्टेन क्लास ऑफ डिपॉजिटर के लिए, कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए बैंकिंग कंपनी के यहां पे परमिशन है कि आप अदर देन नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी दे सकते हो, डिफरेंशियल इंटरेस्ट भी दे सकते हो। वो कितना है वो समझिएगा, अब पता लगेगा। अगर आप एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, तो इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने डिपॉजिटर को डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है उनके टर्म डिपॉजिट्स पे। समझिएगा, अगर कोई डिपॉजिटर शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या स्मॉल फाइनेंस बैंक में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमारे पास, तो वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में डिपॉजिटर अगर हमारे पास सिंगल टर्म डिपॉजिट्स यहां पे रखता है 2 करोड़ या उससे ज्यादा, 2 करोड़ या उससे ज्यादा का हमारे पास क्या रखता है? टर्म डिपॉजिट्स यहां पे रखता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे ऑफर किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक रीजनल रूरल बैंक हो तो आप भी डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो, लेकिन इसमें डिपॉजिटर का टर्म डिपॉजिट्स 15 लाख या उससे अबव होना चाहिए। ये दोनों ही पॉइंट्स पे और इस वाले पॉइंट्स पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। दैट्स व्हाई द रीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। यूजरियस लोन एक्ट और सेक्शन 21A बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजरियस लोन एक्ट और सेक्शन 20A बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजरियस लोन एक्ट ये कब का एक्ट है? ये बहुत ही पुराना एक्ट है। आप देख पा रहे होगे यूजरियस लोन एक्ट जो हमारे पास है वो 1918 का है। ये हमारे पास क्या कहता है कि अगर उस टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे क्या होता था, जो बड़े बड़े साहूकार होते थे, मनी लेंडर होते थे ना, ये जो लोन यहां पे देते थे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एक एक्ट पास किया था, यूजरियस लोन एक्ट 1918, जिसमें एक लिमिट प्रिस्क्राइब की गई कि ये मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर कोई मनी लेंडर या साहूकार अपने फार्मर से या किसी को भी वो लोन देते हैं, जो गरीब लोगों को लोन देते हैं, उससे वो उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर ही नहीं सकते। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए ये लिमिट यहां पे लगाया गया था। अब बहुत सारे यहां पे इस एक्ट का फायदा उठाने लगे। हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल कस्टमर और डिपॉजिटर वो कह रहे हैं कि जो यहां पे बोरवर है वो कह रहे हैं कि देखो यूजर्स लोन एक्ट यहां पे प्रिस्क्राइब करता है एक लिमिट, और बैंक यहां पे उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमसे चार्ज करती है जब भी हम लोन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यूजर्स लोन एक्ट यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और
और यहां पे कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है बैंक यहां पे यूएस लोन एक्ट का, तो इस चीज से रिलेटेड हमारे पास सेक्शन 21A आया। पहले इसके बारे में समझते हैं यूएस लोन एक्ट। यूएस लोन एक्ट क्यों आया था? सो दैट ये प्रोहिबिट करे लैंडिंग एट अ एक्सोबरेंट रेट, यानी जब उस टाइम पे मनी लेंडर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे थे तो हाई चार्ज कर रहे थे इंटरेस्ट, इस चीज को रोकने के लिए यूएस लोन एक्ट आपका आया था। तो ये लॉ इनिशियली आपके बीकर बोरोवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, पावरफुल मनी लेंडर से प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। इसका मेन फोकस क्या था कि जो भी एग्रीकल्चर हैं या जितने भी बीकर सेक्शन के लोग हैं वो अनस्क्रैपलर लेंडर से हमारे पास क्या कर पाए, यहां पे जो एडिशनल और एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उसको रोका जाए और कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट यहां पे उनसे चार्ज किया जाए। लेकिन इस चीज का फायदा उठाने लगे बाकी सारे यहां पे जितने भी बोरोवर इंडिया में। यहां पे क्या बोला गया कि जो भी लैंडिंग रेट्स हैं, लैंडिंग रेट्स बैंक का है, वो आप सभी को पता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पे आपका रेगुलेट करती है। लेकिन कुछ बोरोवर ने बोला कि ये देखो ये लॉ हमारे पास क्या प्रिस्क्राइब करता है, एक लिमिट प्रिस्क्राइब करता है, और बैंक भी तो एक मनी लेंडर है, तो बैंक के ऊपर में भी ये लिमिट एप्लीकेबल होगा, तो भाई बैंक क्यों ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है हमारे लोन के साथ। तो यहां पे उन्होंने बोला कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होना चाहिए जब भी हम लोन लेते हैं बैंक के साथ। तो वहां पे आपका एक बहुत ही डिफेंसिव सेक्शन आता है, जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन 21A। सेक्शन 21A क्या कहता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बैंकिंग कंपनी के साथ या उसके डेटर के साथ हो रहा है, बैंक जितना मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, उसके एक्सेसिव रेट पे कोई भी किसी भी कोर्ट में केस फाइल हो ही नहीं सकता कि बैंक यहां पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है लोन अमाउंट पे, क्योंकि ये सारे जो रेट्स होते हैं अंडर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में गवर्न होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट के अंदर में गवर्न होते हैं। दैट्स व्हाई द रीजन इसके रिलेटेड कोई भी आप किसी कोर्ट में केस नहीं कर सकते। सो कैन नॉट बी रीओपन्ड बाय एनी कोर्ट दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज एक्सेसिव। सेक्शन 21A कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सर ये ओवरराइडिंग यहां पे सेक्शन है टू द यूजर्स लोन एक्ट। एब्सोल्युटली यस। तो ये प्रोविजन आपका ओवरराइडिंग पावर देता है अंडर द प्रोविजन ऑफ यूजर्स लोन एक्ट, क्योंकि यूजर्स लोन एक्ट में क्या बोला गया था कि एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तक की मनी लेंडर जब भी वो लोन देंगे तो बोरोवर से चार्ज करेंगे। लेकिन सेक्शन 21A क्या कहता है कि भले ही बैंकिंग कंपनी एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, करने दो, आप करने दो, लेकिन आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप कोर्ट में केस फाइल करो, क्योंकि ये सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू रेगुलेट होते हैं। तो ये आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंसेप्ट आपका कवर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट कौन सा है? नेक्स्ट दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी विद ट्रांजेक्शन। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे पास क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका यहां पे ट्रांजेक्शन फैसिलिटी की सर्विस दे सकती है। जैसे कि हमारे पास ट्रांजेक्शन फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, जहां पे फंड ट्रांसफर होता है, फंड आपका ट्रांसफर होता है, फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या होता है आपका ट्रांसफर होता है, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल फैसिलिटी। और ये स्पेसिफिक जो प्रोविजन है वो कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है। कोऑपरेटिव बैंक यहां पे अपने कस्टमर को ट्रांजैक्शनल फैसिलिटी की सर्विस देना चाहती है। इंटरनेट बैंकिंग, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं इंटरनेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर की सर्विस देना चाहती है, तो ये सब कुछ कंप्लाई करना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक को। जैसे कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो 10% से ज्यादा एक्सीड ना हो, नेट वर्थ 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रॉस एनपीए विदाउट प्रोविजन आपका 7% से कम हो, नेट एनपीए 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी तरीके से सीआरआर या एसएलआर में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, और दो कम से कम ऐसे प्रोफेशनल हो जिनके पास साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में नॉलेज हो। तो ये सारी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड करोगे तभी आप यहां पे अपने कस्टमर को इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी विद ट्रांजैक्शन फैसिलिटी दे सकते हो, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके आपके कस्टमर एक बैंक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं फंड को। तो ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। सीआरआर एआरआर आपका 10% से कम, ये क्या होता है सर? ये आपका होता है टीयर 1 की कैपिटल प्लस टीयर 2 की कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेट एसेट्स। ये 10% से कम हो, नेट वर्थ 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, कोई भी सीआरआर एसएलआर में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ग्रॉस एनपीए 7%, नेट एनपीए 3%, और दो प्रोफेशनल ऐसे हैं जिसको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में नॉलेज हो। लास्ट टॉपिक आपका यहां पे लिमिट लगाई गई है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी में। ये होता है इंटर बैंकिंग बोरिंग जनरली होता है, इस पे लिमिट क्या लगाई गई और आपको क्या याद करना है, ये टेबल याद करना है। अगर आप एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो और पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक हो तो इसमें हमारे पास जो प्रोविजन है वो सेम है। कॉल मनी हमारे पास कितने मनी होता है, जब एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए बोरिंग लेती है, ओनली फॉर 1 डे,
1 डे के लिए हमारे पास बोरिंग, ओनली फॉर 1 डे बोरिंग, तो हमारे पास उसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपका कॉल मनी। नोटिस मनी क्या होता है, मोर देन 1 डे बट अप टू आपका कितना 14 दिन तक का यहां पे बोरिंग करना। और आपका जो टर्म मनी होता है, जो आपका टर्म मनी होता है, वो टर्म मनी कितना होगा, जो आपका टर्म मनी है वो टर्म मनी मोर देन 14 डेज अप टू 365 डेज का हमारे पास होता है। तो अगर आप अपने सीआरआर के शॉर्टेज हो रही है इस चीज के लिए, किसी दूसरे बैंक से लोन ले रहे हो तो ले सकते हो। 1 दिन के लिए ले रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, कॉल मनी। 2 दिन से लेके 1 दिन से ज्यादा 14 दिन तक ले रहे हो उसे कहते हैं हमारे पास नोटिस मनी। और 14 दिन से ज्यादा बट अप टू 1 ईयर उसे कहते हैं आपका क्या, उसे कहते हैं हमारे पास टर्म मनी। तो समझ में आया। तो इसे इसके लिए भी लिमिट लगाई गई है कि मैक्स टू मैक्स आप कितना यहां पे ले सकते हो। तो ये लिमिट क्या लगाई गई है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक और पेमेंट बैंक के लिए सेम लिमिट है। इस लिमिट में क्या बोला गया है, कॉल मनी, टर्म कॉल मनी और नोटिस मनी, जितना आपका यहां पे कैपिटल फंड है उसका 100% तक ले सकते हो। लेकिन अगर मैं टर्म मनी की बात करूं तो वो टर्म मनी आप 125% ऑफ कैपिटल फंड ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेमेंट बैंक का भी सेम ही है, आपका यहां पे 125% आपका टर्म मनी ले सकते हो जितना आपका कैपिटल फंड है, और आपका 100% ऑफ कैपिटल फंड कॉल मनी और नोटिस मनी ले सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक चाहे कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी ले, एग्रीगेट 2% से ज्यादा नहीं ले सकती। 2% ऑफ द एग्रीगेट डिपॉजिट्स, जितना भी इन्होंने डिपॉजिट्स लिया है उसका 2% निकालो, 2% से ज्यादा आप यहां पे कॉल मनी, टर्म मनी और नोटिस मनी ले ही नहीं सकते। फिर लास्ट हमारे पास आता है प्राइमरी डीलर। इसमें आपके स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर आ गए, एनबीएफसी हमारे पास अपर लेयर वाले आ गए, या बाकी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स आ गए। इससे रिलेटेड क्या बोला गया है कि कॉल मनी, नोटिस मनी 225% ऑफ नॉट अ कैपिटल फंड बाय नेट ऑन फंड। तो नेट ऑन फंड का 225% और टर्म मनी आपका 225% सेम ही है नेट ऑन फंड का। लेकिन सर यहां पे नेट ऑन फंड और कैपिटल फंड में क्या फर्क है, जब मैं कैपिटल फंड की बात कर रहा हूं तो इसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आपके यहां पे लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स भी कवर होंगे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी कवर होंगे। लेकिन अगर मैं नेट ऑन फंड की बात कर रहा हूं तो नेट ऑन फंड में आपके इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस यही हमारे पास कवर होते हैं। इसे कहते हैं मालिकों का पैसा, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हमारे पास मालिकों के पैसे में आता है। तो इसमें फर्क क्या हो गया, कैपिटल में बस लॉन्ग टर्म बोरिंग यहां पे नहीं ली गई, बाकी सब के सब हमारे पास कवर होते हैं। तो ये आपका कैपिटल फंड और ये आपका नेट ऑन फंड का डिफरेंस समझ में आया। ये था आपका यहां पे चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेवल में क्या करना है यहां पे समराइज। आई होप कि आपने सेशन एंजॉय किया होगा। 20 मिनट के अंदर में आज का सेशन में हमने क्या कर दिया, अमेजिंग तरीके से समराइज कर दिया। पूरे कंसेप्ट आपके समराइज हो गए एक सिंगल 20 मिनट की वीडियो में। आई होप सेशन आपने एंजॉय किया। अगर सच में किया तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ यहां पे शेयर कर दीजिए। अगर यूट्यूब पे आप इसे देख रहे हो और अगर आप पेड क्लास में हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल रेटिंग, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलिएगा। जस्ट क्लिक अपॉन द थम्स अप बटन, थम्स अप बटन पे क्लिक करो, फटाफट 10 सेकंड लगेगा और अपनी क्लास की रेटिंग दे दो। बताओ ये सारे फ्लो चार्ट्स कैसा आपने एंजॉय किया, अमेजिंग थे ना ये सारे फ्लो चार्ट्स। विद इन 20 मिनट्स के अंदर में पूरा चैप्टर नेक्स्ट लेवल में आपका समराइज कर देता है। इसी तरीके से हर एक चैप्टर मैकमिलन के हम समराइज करेंगे 20 मिनट्स के अंदर में। सेशन में अगर आपने सच में एंजॉय किया सो प्लीज गिव योर थम्स अप बटन एंड प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स कैसा लगा आपको सेशन। फीडबैक देना ना भूलेगा, वैल्यूएबल स्टार देना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले सेशन में चैप्टर नंबर 4 की इसी तरीके से समराइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय बाय।